हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सागर हाजिर आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा मेरा इकोनॉमिक्स से रहेगा। इस बार मैं दोस्तों इकोनॉमिक्स का पूरा सीरीज फाइनल करूँगा। चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन दोस्तों? ओइक्स और नोमोस से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? ओइस और नोमोस से मिलकर बना है। ओइस का मतलब होता है फैमिली, ओइस का मतलब होता है फैमिली। और नोमोस का मतलब होता है कस्टम लॉ। नोमोस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कस्टम लॉ। इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों? कस्टम लॉ मतलब नियम रीति रिवाज। तो जो धन का एक पारिवारिक नियम रीति रिवाज का जो अध्ययन होता है वही क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमिक्स होता है। बात करते हैं अगले की कि जो ट्रेड ऑफ होता है, जो धनों का समझौता होता है, जो समझौता सम्मेलन होता है, उसका देख रेख कौन करता है दोस्तों? तो वो करता है आरबीआई। क्या करता है दोस्तों? आरबीआई का जो अगर देखिए तो दोस्तों दो चीज देखिए जाता है कि पहली चीज ग्रोथ, पहली चीज क्या डिसाइड करता है? ग्रोथ। और प्राइस एलास्टिसिटी, जो पैसे की मूल्य की जो स्थिरता रहती है उसको एक बराबर ले सकता है। इसका काम कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता है दोस्तों। इस लेक्चर सीरीज में हम कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाओं और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों। जो एडम स्मिथ हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है दोस्तों? एडम स्मिथ को। और इन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ यानी अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? धन का विज्ञान है। इंग्लिश में भी बोला गया है द साइंस रिलेटेड टू द लॉज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। वैसा विज्ञान जो उत्पादन, वितरण और विनिमय के नियम को से संबंधित हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक्स कहते हैं या अर्थशास्त्र कहते हैं। हमारा जो अर्थशास्त्र है दोस्तों वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है दोस्तों? टू टाइप्स का होता है। पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों? जब अर्थव्यवस्था को एक बड़े स्केल पर देखा जाए जिसमें प्रोडक्शन, रिलेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, इन बड़े जीडीपी, जीएनपी, इन बड़ी बड़े पूरे स्केलों पर देखा जाए दोस्तों तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही छोटे से स्केल, सूक्ष्म पैमाने पर देखा जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? माइक्रो कहेंगे। माइक्रो मतलब होता भी क्या है दोस्तों? सूक्ष्म। और मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा, बृहत। एक इसके बाद एक अलग ही प्रकार के इकोनॉमिक्स आता है दोस्तों जिसे हम लोग केनेसियन का इकोनॉमिक्स कहते हैं। किसका इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों? किनेक्सियन का इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों 1930 के भयावह मंदी के बाद आया। 1930 के भयावह मंदी के बाद आया। ये जो इकोनॉमिक्स था कुल व्यय के और वह उसके उत्पादन एवं महंगाई पर आधारित था। ये एकदम जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे केनेसियन के, तो इसमें क्या मिलेगा दोस्तों? कुल व्यय व उसके उत्पादन प्लस महंगाई पर आधारित है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, मंदी के समय सरकारी व्यय बढ़ जाता है और करों का दर जो होता है, जो क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। इतनी बातें हम लोग किसमें देखेंगे दोस्तों? किनेसियन के इकोनॉमिक्स में देखेंगे। अब बात करते हैं अपना बेसिक इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चीज आता है, क्या आता है दोस्तों? वो प्रोडक्शन। क्या आता है दोस्तों? प्रोडक्शन क्या चीज है? तो किसी भी चीज को उत्पादन कर रहा है। जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ है। कॉपी, जो भी चीज अगल बगल मैन्युफैक्चराइज देख रहे हैं उसका प्रोडक्शन होता है। तब दोस्तों किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए वैसे तो फैक्टर होते हैं पांच, लेकिन मेनली इम्पोर्टेंट सबसे मेन फैक्टर होते हैं वो तीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तीन। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कैपिटल। जैसा कि लैंड मतलब जानते हैं दोस्तों, किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तभी हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्क करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। अगला जो प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है दोस्तों? पूंजी। ये जो कैपिटल होता है वो तीन तरह का कैपिटल होता है। कितने तरह का कैपिटल होता है दोस्तों? तीन तरह का। पहला फिक्स कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल, तीसरा फाइनेंशियल कैपिटल। तीसरा कौन सा कैपिटल होता है दोस्तों? फिक्स कैपिटल। यदि वो होता है जिससे हम कैपिटल को हम लोग बैंक में जमा कर दिए हैं और वो पैसा हमारा फिक्स है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों?
फिक्स कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल, कुछ पैसा हम लोग किसी को दे दिए, उस पैसे से हमारा बिजनेस चल रहा है, वो क्या है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल है। और फाइनेंशियल कैपिटल, जो लोग हम जॉब कर रहे कमा रहे हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। तो इस तरह से उत्पादन के 3 साधन इंपॉर्टेंट देख लिए, जिसमें कैपिटल कितने प्रकार का होता है ये भी देख लिए। अगला जो बात करते हैं दोस्तों, हमारा मेन टॉपिक आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो यही रहेगा, और इसके बाद अपने वीडियो को एक्सक्लूड करेंगे। अगले लेसन फिर पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान को लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज का जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, वो कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो संस्थाएं हैं भारत की, उसको देखेंगे सबसे पहले। तो हमारा पहला जो संस्था रहेगा नीति आयोग, दूसरा रहेगा आरबीआई, तीसरा रहेगा नाबार्ड, चौथा रहेगा सेबी, दूसरा 5वां रहेगा एचडीआई जो यूएनडीपी से कंडक्ट होता है, छठा रहेगा ब्रिक्स, 7वां रहेगा सीएसओ, 8वां रहेगा एनएसएसओ, 9 रहेगा आरजीआई, 10 रहेगा एसएनए। चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम बात करते हैं सीधे नीति आयोग की। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जैसे जीडीपी क्या है दोस्तों, जीएनपी क्या है, पीसी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, मनी क्या है, डिफ्लेशन क्या है, एमपीसी क्या है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नीति आयोग की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तित संस्थाएं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तित संस्थाएं। जो नीति आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना योजना आयोग, जब भारत देश आजाद हुआ था तो उसके बाद प्रधानमंत्री को गाइडलाइन के लिए देश के राज्यों को बढ़िया चलाने के लिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसको क्या किया गया दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया, इसके जगह पर इसको हटाकर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य है, राज्यों की सहभागिता के साथ योजनाओं का प्रारूप तैयार करना। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, वो राज्यों की सहभागिता के साथ मिलाकर कैसी योजनाओं पर काम करना है, इन सभी चीजों का काम किसका होता है दोस्तों, नीति आयोग का होता है। किसका होता है, नीति आयोग का होता है। बात करते हैं नीति आयोग की गठन की, तो नीति आयोग का गठन, यहाँ डेट गलती हो गया है दोस्तों, यहाँ होगा 2015। क्या होगा, सही कर लीजिएगा दोस्तों, योजना नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। सही कर लेंगे दोस्तों। किसके आधार था योजना आयोग, जिसका गठन 15 मार्च 1950। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसी के स्थान पर नरेंद्र मोदी की सरकार में 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या कर दिया गया, नीति आयोग का गठन कर दिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ना ही नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय है और ना ही योजना आयोग कोई संवैधानिक निकाय था। संवैधानिक निकाय का मतलब दोस्तों, इन संस्थाओं का संविधान में कोई जगह नहीं है। संरचना बात करते हैं नीति आयोग के संरचना का। तो नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है, जिसे डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। और ये जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके नीचे एक उपाध्यक्ष होता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। इसके नीचे जो एक होता है दोस्तों, सीईओ होता है। क्या होता है दोस्तों, सीईओ होता है, जो इसको सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर कहते हैं दोस्तों। और ये जो सीईओ होता है, ये 3 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में बढ़ता है दोस्तों, 3 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में दोस्तों, जो सीईओ है ये 3 चीजों में बढ़ता है, शासकीय परिषद, और रूलिंग, जिसको काउंसिल, रूलिंग काउंसिल बोलते हैं, इसको क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, और इसको संगठनात्मक परिषद, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल काउंसिल बोलते हैं। तो जो शासकीय परिषद होता है, इनमें कौन कौन आते हैं दोस्तों, तो इनमें सीएम आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। जो राज्य होंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होंगे, सीएम होंगे। और जो केंद्र शासित राज्य हैं, जहाँ पर केंद्र का शासन चलता है, उसके शासक इस हिस्से में शामिल होते हैं। वो कौन सा होता है दोस्तों, रूलिंग काउंसिल, जो शासकीय परिषद होता है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, अध्यक्ष करते हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में क्या होता है, इसमें रीजनल काउंसिल होता है। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होते हैं, जो भी कैबिनेट स्तर के जो एमए
एमएलए नहीं, एमपी जो होते हैं दोस्तों, जो पार्लियामेंट के संसद होते हैं, वो क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। संगठनात्मक परिषद में क्या होता है दोस्तों, संगठनात्मक परिषद में जो भी ऑफिसर आते हैं, सीईओ, कुछ सचिव स्तर का क्या किया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह जो रूपरेखा जो क्या है दोस्तों, नीति आयोग का बना हुआ है। बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष में, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधान के, तो जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या रहेगा दोस्तों, अध्यक्ष रहेगा। तो अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री क्या है, नरेंद्र मोदी हैं। तो जी हैं, तो वो क्या है, इसके अध्यक्ष हैं कौन, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो राजीव कुमार। 1 सितंबर 2017 में इनका क्या हुआ है दोस्तों, गठन हुआ है। और सीईओ कौन है दोस्तों, अमिताभ कांत है। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जामों में पूछे जाने का बहुत चांस है। अब दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट, अब इसकी जो बात करते हैं दोस्तों, जो नीति आयोग था पंचवर्षीय योजना के स्थान पर हुआ था। पंचवर्षीय योजना 12 मार्च 1950 ईस्वी में गठन हुआ था और 12 साल चला भी था दोस्तों। वह जो उसका अंतिम समय काल था 31 मार्च 2017, अंतिम पंचवर्षीय तक कब तक किया गया दोस्तों, तो 31 मार्च 2017 तक चला था। इसके बाद से क्या कर दिया जाए दोस्तों, इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। अगला जो बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं दोस्तों, हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक है, सभी कोई जानते होंगे। इससे आरबीआई की जो स्थापना थी वो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई की जो स्थापना थी आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर उसका स्थापना गठन हुआ। लेकिन इसका जो वास्तविक स्थापना है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ। जो वास्तविक स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुआ। पहले इसका जब 1935 में ये एस्टेब्लिश हुआ तो उस समय इसका जो हेड क्वार्टर था वो कोलकाता में था। पहले जो आरबीआई का 1935 में हेड क्वार्टर कहाँ था दोस्तों, कोलकाता में था। लेकिन 1937 में क्या किया गया, इसके हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक जो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुंबई में ही है। बात करते हैं आरबीआई जो क्या करता है के अंदर कुछ निजी बैंक आते हैं। क्या करने आते हैं, पहले जो यह था निजी बैंक था जिसमें प्रारंभिक पूंजी कितनी पर होती है दोस्तों, 5 करोड़ की होती थी। कितनी होती थी, 5 करोड़ की होती थी। और 100 रुपये के इसमें 5 लाख आ सकते थे। जो 5 करोड़ रुपये दिए जाते थे वो 100 रुपये के नोट कितने दे सकते थे, 5 लाख दे सकते थे। बात करते हैं राष्ट्रीयकरण, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई पहले एक प्राइवेट बैंक था, निजी बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इससे क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसको नेशनल बना दिया गया। ये किसके सरकार में हुआ था दोस्तों, तो सीडी देशमुख के सरकार में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछ सकता है कि किसके सरकार में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, नेशनलाइजेशन, वो हुआ था सीडी देशमुख के सरकार में हुआ था। बात करते हैं आरबीआई के कार्य में, तो आरबीआई का कार्य होता है नोट निर्गम का एकाधिकार। जो नोट को जारी करने का एकाधिकार है वो किसके पास है दोस्तों, आरबीआई के पास है। और ये आरबीआई ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोटों को क्या करता है, आरबीआई जारी करता है। और उस पर आरबीआई के गवर्नर का ही दस्तखत रहता है। लेकिन 1 रुपए के नोट पर देखिएगा दोस्तों, आरबीआई गवर्नर का आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं रहता है। अगला दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, मौद्रिक नीति की घोषणा करना है। अगला इसका जो इंपॉर्टेंट कार्य क्या है दोस्तों, मौद्रिक नीति का घोषणा करना। और अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों विदेशी मुद्रा का भंडार। क्या है दोस्तों, विदेशी मुद्रा का भंडार। इस तरह जो नोट निर्गम का एकाधिकार, मौद्रिक नीति की घोषणा और विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है, ये कौन करता है दोस्तों, आरबीआई ही करता है। बात करते हैं आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, सीडी देशमुख के सरकार में। लेकिन बाद में चल के और भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखते हैं दोस्तों, तो 1978 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1980 में क्या हुआ है दोस्तों, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आरबीआई में कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, 14 बैंकों का। और 1980 में कितने बैंकों का किया गया है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
किया गया है। हाल ही में बैंकों का विलय, विलय मतलब क्या होता है दोस्तों, जो छोटे बैंक होती है उसको बड़े बैंकों में जोड़ देना। तो हाल ही में दोस्तों बैंकों का विलय किसमें हुआ है, तो 1993 में क्या हुआ है दोस्तों, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का किसमें विलय कर दिया गया है दोस्तों, पीएनबी में विलय कर दिया गया है। और जो अभी हाल ही में जो मोस्ट करेंट है, भारतीय महिला बैंक, जिसको एस को किस में कर दिया गया है, 2013 में। क्या किया गया है दोस्तों, 2013 में भारतीय महिला बैंक को किस में, एसबीआई, स्टेट बैंक में कर दिया गया है। और इस दिन ध्यान दीजिए दोस्तों, 19 नवंबर 2013 को ये किया गया। 19 नवंबर 2013 को क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। तो इस तरह दोस्तों बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, तो 1983 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय किया गया। और 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय किया गया। और 19 नवंबर 2013 को एक खास दिन है दोस्तों, उस दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। अगला जो इम्पोर्टेंट संस्था की बात करते हैं दोस्तों, नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। एंड से नेशनल आ जाए, नाबार्ड दोस्तों ऐसे इसी में आ जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड का जो गठन हुआ था दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नाबार्ड का गठन कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, शिव रमन समिति के आधार पर। किस समिति के आधार पर, शिव रमन समिति के आधार पर। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नाबार्ड का मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है। नाबार्ड जो दोस्तों इसका मुख्य काम क्या होता है, बैंकों को ऋण देना, बैंकों को ऋण देना। तो ये दो तरह का ऋण देता है, दो तरह के बैंकों को ऋण देता है दोस्तों, एक कोऑपरेटिव बैंक और एक लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो भूमि विकास बैंक होता है, एक सहकारी बैंक होता है दोस्तों। सहकारी बैंक क्या होता है, जो लोग आपस में मिलजुल कर लोगों के संगठन चलता है, वो सहकारी बैंक होता है। और भूमि विकास बैंक भी होता है, जो लैंड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो दोनों तरह के बैंकों की ये अलग अलग तरीके से कर देता है। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनको नाबार्ड एक शॉर्ट पीरियड के लिए ऋण देता है। किसकी पीरियड के लिए ऋण देता है, शॉर्ट पीरियड के लिए ऋण देता है। और भूमि विकास को जो बैंक होते हैं उनके लिए एक लॉन्ग पीरियड के लिए ऋण देता है। अब कोऑपरेटिव बैंक में किस तरह से लोन देगा दोस्तों, तो कोऑपरेटिव बैंक में जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो ऋण मिलेगा वो राज्य स्तर पर भी मिलेगा, जिला स्तर पर भी मिलेगा और ग्रामीणों को भी मिलेगा। किसमें को भी मिलेगा, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं। लेकिन जो लैंड डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, इसमें जो ऋण दिया जाता है ये दीर्घकाल के लिए जाता है और ये राज्य और जिला स्तर पर ही हो सकता है। ग्रामीणों को इसमें लोन नहीं मिल सकता है, क्योंकि उतने पास उनकी ज़्यादा जमीन ही दोस्तों नहीं रहती है। तो इस तरह से नाबार्ड का जो गठन देख लीजिए दोस्तों, नाबार्ड का गठन कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों नाबार्ड का, तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। और नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को श्रीरमन समिति के आधार पर किया गया था। अगला जो दोस्तों बात करते हैं देखते हैं, सेबी। सेबी का मतलब क्या होता है दोस्तों, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। इसमें जो भी प्रतिभूति बनाना है, जो सभी चीज़ों का वो कौन करता है दोस्तों, सेबी करता है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। इसकी जो स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 को। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों, 12 अप्रैल 1988 को हुई है। इसका जो कार्य देखते हैं दोस्तों, तो दो तरह का कार्य होता है, एनएसई और बीएसई, नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज और बोर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज। प्रतिभूति बाजारों का नियामक, प्रतिभूति बाजारों का नियामक कार्य किसका होता है दोस्तों, सेबी का होता है। बात करते हैं अगला दोस्तों, यूएनडीपी या इसको जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है दोस्तों, अमेरिका का एक संगठन है। और इसका जो क्या है, एचडीआई की, यूएनडीपी तो ऐसे बहुत अपना सिस्टम चलाता है, लेकिन यूएनडीपी का विशेष एचडीआई पर बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
जो ये दोस्तों अमेरिका से संगठित होता है, और भारत इसमें 1951 में हिस्सा लिया है। यूएनडीपी का जो एचडीआई है, भारत इसमें कब हिस्सा लिया है दोस्तों? 1951 में हिस्सा लिया है। इसमें जो तो क्या किस पर बोल दिया जाता है एचडीआई में, यूएनडीपी में? सतत विकास के परिणाम को हासिल करने का। सतत विकास क्या होता है दोस्तों? विकास की वह अवधारणा जिसमें वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भविष्य को देखते हुए भविष्य की भी चिंता किया जाए। जैसे दोस्तों बोलो, सतत विकास को आप ऐसे समझ रहे हैं कि हमारे पास इतना क्या है दोस्तों, कोई धन है, इतना ज़्यादा कोई क्या है दोस्तों, खजाना है। इसको हमें वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए, वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य में भी ऐसे खर्च करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ क्या रहे, बचा रहे, और हमारी वर्तमान की ज़रूरतें भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो इस तरह के विकास की अवधारणा को क्या कहते हैं? सतत विकास की अवधारणा कहते हैं दोस्तों, स्टेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसी के परिणाम को हासिल करने का जो एम है वो किसमें है? यूएनडीपी के एचडीआई में है। इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य दोस्तों, तो गरीबी का उन्मूलन, असमानता और बहिष्करण में कमी के लक्ष्य। इन तीन चीज़ों का जो गरीबी को उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना है, असमानता को खत्म करना है, और बहिष्करण में जो कमी के लक्ष्य है, इसको खत्म करने का जो लक्ष्य है वो किसका है? एचडीआई का है। और एचडीआई का अर्थ क्या है दोस्तों? तो एचडीआई का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसी भी देश में रहने वाले लोगों के विकास का जो सूचक होता है, मानव विकास सूचकांक जो होता है एचडीआई। एचडीआई से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी देश के मानव का विकास कितना ज़्यादा हुआ है। इसके जो कुछ पैरामीटर बनाए गए दोस्तों, वो कौन से हैं? तो तीन चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, एचडीआई किसी का निकाल सकते हैं। तो पहला चीज़ देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या देखते हैं? जो जीवन प्रत्याशा जो माना गया है एचडीआई का बेस, जो लोगों का जीने का औसत उम्र माना गया है, वो कितना साल माना गया है दोस्तों? 68.3 साल माना गया है दोस्तों। आगे जो बात करते हैं, जो अगला इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दोस्तों क्या है? शिक्षा है, एवं साक्षरता है। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है दोस्तों? जीवन स्तर या पर कैपिटल इनकम। ये तीन चीज़ों से ही हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? एचडीआई को निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं, जो एचडीआई की रिपोर्ट है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत किया था? कि जो एचडीआई की रिपोर्ट है वह 1990 ईस्वी में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मिलकर प्रस्तुत किया था दोस्तों 1990 ईस्वी में। और अभी जो वर्तमान में जो बात करें 2019 का टाइमलाइन देखें, तो ये एचडीआई में वर्तमान में 189 देश शामिल है। कितने देश शामिल है दोस्तों? 189 देश शामिल है। और 2018 में भारत का 130वां स्थान था। 2018 में भारत का कितना स्थान था दोस्तों? 130वां स्थान था। 2019 में 129वां स्थान, यानी एक अंक सुधार किया दोस्तों। और बात कर सकते हैं, पूछ सकता है कि 2019 में एचडीआई में पहला कंट्री कौन था? तो पहला कंट्री था दोस्तों नॉर्वे, और सबसे अंतिम स्थान पर दो था नाइजर। यानी नॉर्वे का जो मानव विकास सूचकांक है दोस्तों सबसे ज़्यादा है, और नाइजर का मानव विकास सूचकांक क्या है? सबसे कम है। इस तरह से हम लोग दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को देखेंगे। अब अगला जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ब्रिक्स की बात करेंगे। ब्रिक्स क्या है? कुछ विकासशील देशों का संगठन है जो आपस में मिलकर क्या किए दोस्तों, बनाए हैं। तो ब्रिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रियां शामिल है, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये दोस्तों ये इतने कंट्री हैं, आपस में मिलकर कुछ संधियां की हैं, समिट किए हैं, जिसे आपस में संगठन किए। तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रिक्स कहा जाता है। जो ब्रिक्स का फाउंडेशन था, जो अवधारणा था, वो 2006 में पारित किया गया था। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन हुआ 2009 में। तो ब्रिक्स का अवधारणा या फाउंडेशन कब हुआ है दोस्तों? तो वो हुआ है 2006 में। और इस्टेब्लिश या फॉर्मेट कब हुआ है यह? तो 2009 में। इसका जो दोस्तों 2018 में जो समिट हुआ है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? साउथ अफ्रीका में हुआ है। और 2019 का जो समिट था वो ब्राजील में हुआ है। और 2020 का जो समिट है दोस्तों वो रूस में प्रस्तावित किया गया है।
अब बात करते हैं हम अगला इम्पोर्टेंट संगठन की दोस्तों या संस्था की, तो वो है हमारा CSO। कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, जिसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। यहाँ पर ऑफिस नहीं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑफिस नहीं, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन CSO। इसका जो गठन हुआ है दोस्तों 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ है। इसका जो गठन कब हुआ है दोस्तों? 2 मई 1951 ईस्वी को किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। और 21 मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो सांख्यिकी तथा कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये क्या आता है दोस्तों? CSO आता है। ये एक प्राइवेट या निजी संस्थान नहीं है दोस्तों, ये एक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो सांख्यिकी तथा कार्यान्वयन क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। बात करते हैं दोस्तों कि CSO का कार्य क्या होता है। तो CSO का कुछ इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। CSO का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना करना। ईच ईयर प्रति व्यक्ति लोगों का आय कितना है, इसकी गणना कौन करता है दोस्तों? CSO के द्वारा ही किया जाता है। प्रति तिमाही में GDP की गणना, और हर 3 महीने पे जो देश का GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आगे हम लोग बात करेंगे कि GDP क्या होता है। तो हर 3 माह में GDP की गणना करना, ये भी काम किसका है दोस्तों? CSO का है। और प्रति माह मुद्रास्फीति के लिए CPI की गणना। मुद्रास्फीति क्या होता है दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो मनी इन्फ्लेशन होता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रति माह मुद्रास्फीति के लिए CPI की गणना करना, ये 3 कार्य किसका है दोस्तों? ये 3 काम है दोस्तों किसका? CSO का। दोस्तों बात करते हैं इन्फ्लेशन में क्या करते हैं दोस्तों। तो इन्फ्लेशन का जो बेस होता है, जब मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, वह 2 चीज़ों पे की जाती है। WPI पर, वर्क पर कैपिटल पर, और CPI पर, इसमें सेंटर पर। अब जो WIPI होता है दोस्तों, इसमें केवल वस्तुओं की शामिल किया जाता है। इसमें केवल किसको शामिल किया जाता है? वस्तुओं की शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। और इसका जो बेस वर्ष कहाँ से लिया जाता है दोस्तों? 2011 और 12 से लिया जाता है। और ये जो WPI किसके द्वारा होता है? तो उद्योग एवं वाणिज्य मिनिस्ट्री के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। WPI किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, CPI जो होता है, जो उसमें सेंट्रल पर कैपिटल कर लिया जाता है, इसमें क्या होता है? वस्तु एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। यानी वस्तुओं के साथ साथ जो लोग सेवाएं भी दे रहे हैं, जो सुविधाएं भी दे रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। और इसका आधार वर्ष क्या है दोस्तों? 2012 है। तो इस तरह जो इन्फ्लेशन जो हर प्रति माह पर निकलता है, उसके लिए 2 गणनाएं होती हैं, WPI पर और CPI पर। WPI उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? वस्तु एवं सेवाओं को शामिल करके। बात करते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट संस्था है कि NSSO, जो नेशनल स्टैटिक सर्वे। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका गठन 1950 में हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और ये NDLS जो हमारा पैन कार्ड भी बनाता है, उसके द्वारा ही ये से जुड़ा हुआ है। और मंत्रालय कौन है दोस्तों? तो पहले ये वित्त मंत्रालय के अधीन था। पहले ये वित्त मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब ये क्या है? NDLS के अधीन आ गया है। इसका दोस्तों जो क्या होता है मुख्य काम? तो इसका जो मुख्य काम होता है गरीबी, निर्धनता और बेरोजगारी। भारत देश में कितनी गरीबी है, कितनी निर्धनता है और कितनी बेरोजगारी है, इसका गणना कौन करता है दोस्तों? NSSO, नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट संस्था की। तो RGI क्या है दोस्तों? तो RGI का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो गठन हुआ है दोस्तों 1961 ईस्वी में हुआ है। इसका दोस्तों जो गठन हुआ है कब हुआ है? 1961 ईस्वी में हुआ है। और पहले किसके अधीन था दोस्तों? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन था। आज भी है, पहले नहीं था सही दोस्तों। आज भी किसके अधीन है RGI? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। RGI का जो मुख्य काम का है दोस्तों, तो रजिस्ट्रार संबंधी जो भी काम होता है वो RGI करता है। जिसमें 2 इम्पोर्टेंट इसका काम होता है। रजिस्ट्रार मतलब रजिस्टर बना के रखना। तो पहला जनगणना संबंधित आंकड़ा, जन कितने साथ कितनी सेक्स रेशियो है, कितने लोग हैं, इसका जो आंकड़ा रखता है वो कौन रखता है दोस्तों?
आरजीआई होता है। और प्रवासी प्रवासी और अप्रवासी भारत के लोगों का रजिस्टर रखना है, कितने लोग विदेश जा रहे हैं या प्रवासी बने हुए हैं, इनका रजिस्टर भी कौन रखता है दोस्तों? आरजीआई रखता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और एक किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। इसका गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। अब सब अगला जो हमारे दोस्तों लास्ट इम्पोर्टेंट संस्था है, उसके बाद आगे के लेक्चर कल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लेक्चर क्या है दोस्तों? SNA। SNA इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट या नेशनल अकाउंट सिस्टम ही बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय खाता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय खाता कहते हैं। इसका जो जनक जो होते हैं दोस्तों भारत में कौन कहा जाता है? द ग्रेगरी किंग। क्या भारत में किसने इसका स्थापना किया था? ग्रेगरी किंग ने ही इसको भारत में एस्टेब्लिश किया। और ये जो एसएनए जो होता है एक राष्ट्र की खाता होती है। जैसे हम लोग के सारे देशों का जो खाता होता है, वैसे ही हर देश का जो खाता होता है आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली पे होता है। ऐसा ना समझे कि तो जो लोगों का एक राष्ट्रीय खाता नहीं होता है, ये पूरे हमारे इंडिया देश का ही क्या है? खाता है आईएमएफ वर्ल्ड में। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन है दोस्तों? एसएनए। पहला एसएनए कब जारी हुआ था? तो वो 1993 ईस्वी में जारी हुआ था। और ये कहाँ जारी होता है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जो यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ इंटरनेशनल मनी फंडिंग, जो वर्ल्ड बैंक से है के सहयोग में से क्या होता है? यह तैयार होता है एसएनए। इस तरह से इम्पोर्टेंट बातों को हम लोग दोस्तों देख लिए। गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसी तरह आपको इकोनॉमिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।